नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में नए सीएम नायाब सैनी की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने जब सदन में विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। एक निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी कार्रवाई छोड़ दी। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने व्हीप जारी किया था कि सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए और मनोहर लाल की तरफदारी की, लेकिन उसके बाद जो चीरहरण हुआ वैसा द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ था। और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का आज विश्वास मत है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको पूरा विश्वास मत मिलेगा। कोई भी उनको विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रास रूट से आए हुए कार्यकर्ता है और हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए। फ्लोर टेस्ट पर हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरी परफॉर्मेंस को देख के और ये भी कहूँगा फैमिली बैकग्राउंड मुझे पार्टी हाईकमान ने मेरे पे भरोसा करके पिछले 4.5 साल मेरे से उनसे एक रिश्ता देख के जो मैं उनका सबका विश्वास जीतने का काम करा, उस करके मुझे एक मौका फिर किया। और मैं देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सब पूरी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, नई सरकार अपनी बहुमत को आज फ्लोर टेस्ट में साबित कर रही है। उससे पहले विपक्ष काफी सक्रिय और आक्रामक दिख रहा है, विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश की राजनीति में? देखिए, जननायक जनता पार्टी के जो 5 विधायक आए थे वो सदन छोड़ के बाहर चले गए और इसके अलावा जो विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इतनी आपातकाल में बैठक बुलाने का, विधानसभा सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर आपको पता है कि आप विश्वास लोगों के बीच में आपका बचा नहीं है और आप जो है इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। इससे जो है जो थोड़ा बहुत किसी के दिमाग में कुछ होगा भी वो भी खत्म हो जाएगा। आपने जिस प्रकार के नए मुख्यमंत्री को बनाया है उससे ये साबित होता है कि आपने 9.5 साल के कार्यकाल में कहीं न कहीं जनता को कोई लाभ दिया नहीं। इसीलिए अब आपको लगता है कि किताब का नया कवर लगा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की उन्होंने बयानबाजी की। इवन की अगर बात करें तो कांग्रेस के एक विधायक है नीरज शर्मा, उन्होंने तो रामचरितमानस के दोहे से भी जो है कहीं न कहीं कटाक्ष करने की कोशिश करी। अभी सदन में मूलचंद शर्मा जो है वो बोल रहे हैं, कल ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, अभी वो सदन में अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार विपक्ष, कांग्रेस और तमाम विपक्ष कह रहा है कि क्या 9.5 साल के कार्यकाल में सीएम ने कुछ भी नहीं किया, कि अचानक से उनको बदलने की नौबत आन पड़ी है। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जेजेपी में भी बहुत पेच दिख रहा है। कोई 10 विधायकों के वॉकआउट करने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि केवल 5 विधायक हैं। तो तथ्य क्या है? जेजेपी फिलहाल कहां पर है? क्या यह सच है कि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के साथ हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, दरअसल 10 विधायक टोटल जेजेपी के हैं और उनके व्हीप जारी करने के बाद अब उनके लिए मुसीबत हो गई थी। वो सदन में आए थे लेकिन वापस चले गए 5 विधायक। और जो बाकी 5 विधायक हैं वो शायद जो जननायक जनता पार्टी की आज रैली है उसमें जाएंगे और कहीं ना कहीं और रैली के माध्यम से दुष्यंत चौटाला भी बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ किस तरह का धोखा किया। और क्योंकि गठबंधन जजपा ने नहीं तोड़ा, गठबंधन भाजपा ने तोड़ा, तो इस सब चीजों को लेकर के वो बोलेंगे। अभी फिलहाल सदन में कार्रवाई चल रही है और अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सदन में बोल रहे हैं।
बिल्कुल, तो हरियाणा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है, पूरा विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। इसी बीच बीजेपी बहुमत पेश करने का दावा कर रही है। रमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। भिंड लोकसभा क्षेत्र से ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा दलित चेहरा फूल सिंह बैरिया को उतारकर कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ा दी है। कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाने वाले फूल सिंह बैरिया से हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा दलित चेहरा इस बार कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। और सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फूल सिंह बैरिया को उतारा है, जो वर्तमान में भी विधायक है। और चूंकि सांसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हालांकि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी होगी। बैरिया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ये होगी कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जहां से हारे हैं, और भिंड क्षेत्र चूंकि अभी संध्या राय वहां से सांसद है भाजपा की, किस तरह से चुनौती का सामने कर पाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भिंड की जनता ने हराया है। ये बात देखिए, अभी कोई एनालिसिस हुआ नहीं है, किसने हराया है, क्या हुआ है, ये कोई मतलब नहीं है। लोकसभा का चुनाव के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के कोई किसी कारण से कैसे भी कोई हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में भी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बात है लोकसभा के चुनाव की, भिंड दतिया का पार्लियामेंट का इलेक्शन। कांग्रेस ने मुझे वहां उतारा है, विश्वास जताया है, मैं खरा उतरूंगा कांग्रेस के विश्वास पर। और चूंकि आप दलित चेहरा माने जाते हैं, ग्वालियर चंबल का ही नहीं बल्कि प्रदेश का काफी बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं, लगातार आपके जो बयानबाजी है वो भी लगातार विवादों में रहती है। क्या कारण है कि आप लगातार विवादों में ही रहे, लेकिन उसके बाद फिर आपने पार पाके दोबारा से आपने विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता भी? किस तरह देखते हैं? मेरा कोई बयान विवादास्पद नहीं है। ये श्रीमान थे एक बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको पता नहीं क्या वैसा रंग चढ़ गया, उन्होंने मेरे ऊपर बुरी तरह से हमला बोल दिया और मेरे भाषण को एडिट करके तोड़ मरोड़ करके दिखाया और मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। पुलिस से बूथ कैप्चरिंग करवाई, 108 100 नंबर की गाड़ियों में शराब बंटवाई, अच्छे भले इंसान को जेल की धमकी दे करके उनसे जबरन तरीके से जेल में भेजने का काम किया। डर गए लोग, तब उन्होंने मुझे 51 वोट से हरा पाया। मैंने उनको दुरुस्त कर दिया। अगले चुनाव में मैंने कहा था कि अब इनको मैं जीतने नहीं दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी मेरे कोई वीडियो एडिट करके डालेगा, वो जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि हर बार जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो कोई ना कोई वीडियो आपका सामने आ जाता है। इस बार भी आया था, तो वीडियो ने हो सकता है 2-4 हज़ार वोट मेरे कम कर लिए होंगे, तो अभी मैं 30,000 से तो जीते ही। भाजपा कह रही है कि 400 पार। वहीं राहुल गांधी लगातार जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो दलित, ओबीसी और आदिवासी को यानी एसटी को अपने पास बुलाते हैं, मंच पर बैठाते हैं। सवर्णों का कहीं नाम नहीं है। तो चूंकि आपको भी कहीं ना कहीं जो आपके बारे में किंवदंती है कि सवर्ण विरोधी आपको माना जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि आपने अभी बताया। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप, चूंकि भिंड की जो लोकसभा है वो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर तमाम सारी अटकलें वहां पर चलती रहती हैं, तमाम सारे जातिगत फैक्टर भी वहां पर होते हैं। पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी के जो दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण कर दूं कि उनके मंच पर उनके साथ चलने वाले लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं कि कोई सवर्ण नहीं दिखता है, उनकी पूरी रैली में मुझे तो कोई शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ही नहीं दिखा। बहुत कम देखे, क्योंकि वो लोग इतने संपन्न नहीं है कि वो रैली में हजारों किलोमीटर चल सके। सभी के सभी वहाँ 90% उनके साथ सवर्ण है। तो ये तो दुष्प्रचार है मुझे जो लग रहा है। हाँ, ये है कि कोई हॉस्पिटल खुलेगा तो हॉस्पिटल तो मरीजों के लिए खुलेगा, बीमार लोगों के लिए खुलेगा। कोई हेल्दी आदमी है वो उससे जलने लगे, ये तो नैतिकता नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ 90% आदमी जो है सवर्ण है, तो क्या दलितों को वो साथ में क्यों नहीं ले रहे भारत जोड़ो यात्रा में, क्या कारण है? कौन लो नहीं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। पहले की बात का ये उत्तर है। तार्किकता की बात करिए। आपने पूछा था कि उनके साथ कोई सवर्ण दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा कि उनके साथ 90% सवर्ण में दिखा दूं।
क्या उसने अपने पिताजी के बारे में बात की कि कहीं कि तुम्हारे पिताजी कभी मंत्री होंगे? संविधान की शपथ ली थी? मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है कि नहीं? संविधान की शपथ लेने के बाद उसी संविधान को बदलेंगे, ये कौन सी प्रवृत्ति होती है? इसको दोगली प्रवृत्ति कहते हैं। एक आखिरी सवाल, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चूंकि संध्या राय भाजपा सांसद है वहां से, और भिंड के स्थानीय मुद्दे खास तौर पर क्या रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो इस घर का भी मुद्दा है, देश का भी मुद्दा है। बेरोजगारी यहाँ का भी मुद्दा है, देश का भी मुद्दा है। किसान यहाँ का भी मुद्दा है, देश का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर, अभी दिन दहाड़े गोली मार दी गई, लोगों को मारा जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। कहाँ चलेगा सांसद? कहाँ चलेगी भारतीय जनता पार्टी? कहाँ भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर चला गया? और भिंड का कोई विकास आज तक हुआ ही नहीं है। भिंड में शैक्षण संस्थाएं दम तोड़ रही हैं। कहीं बाहर के लड़के कोचिंग के लिए भिंड जात पर पढ़ाते कभी? किसी ने भेजा कभी? ग्वालियर भेजते हैं सभी, कभी दिल्ली भेज रहा है, कोटा तक भेजते हैं, भिंड क्यों नहीं भेजते? क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। शिक्षा के किसी भी लाइन को आप देखें, ये ध्वस्त पड़ी हुई, विकास की कोई चीज नहीं। मैं किसी भी प्रकार की 6 लाइन बनना चाहिए थी, उसकी कोई चर्चा नहीं। फाइल कहाँ चली गई ये वो मालूम नहीं। ये भाजपा के बारे में ये बातें करना कि वो ये करेगी, वो जानती भी नहीं है विकास को। वो तो ये है कि उन्हें कुछ न कुछ करना धरना होता है, थोड़ा तो अपने लड़कों को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए रोड बनाओ, तुम तो बन गई रोड, लेकिन रोड बनाना उनके प्रोजेक्ट में नहीं है। इसलिए भाजपा विकास में, लॉ एंड ऑर्डर में, बेरोजगारी में, किसानों की समस्या में भाजपा शून्य है। शून्य भाजपा हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, शून्य भाजपा हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये कहना है फूल सिंह बरैया का, लोकसभा प्रत्याशी भिंड का। अब देखना यह है कि बेरोजगारी, किसान के मुद्दे और खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के सहारे कांग्रेस किस तरह से लोकसभा चुनाव को पार कर पाती है, यहाँ पर जीत दर्ज करा पाती है। संजय शर्मा, टीवी 27 न्यूज, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री लोकेंद्र सिंह से टीवी 27 के संवाददाता ने खास बातचीत की है। लोकेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम सारे जो दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी प्रत्याशियों की तैयारी कर रही हैं। कुछ ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कुछ प्रत्याशी की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कौन पार्टी इसमें जो है बाजी मार पाती है। हालांकि ग्वालियर चंबल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव की रणनीति है वो उसमें काफ़ी आगे चल रही है। मेरे साथ में भाजपा के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री लोकेंद्र पारसर जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें वो कहीं न कहीं मंच से ओबीसी को बुलाते हैं, दलित को बुलाते हैं और आदिवासियों को बुलाते हैं। किस तरह देखते हैं ये जो वर्ग विभाजन की जो जिस तरह से वो बुलाते हैं, हालांकि सामान्य वर्ग की वो बात नहीं, और लोगों की बात नहीं करते। जी, देखो, राहुल जी की दो समस्याएं हैं। एक तो उनके पास अपनी स्वयं की बुद्धि का थोड़ा अभाव है, राजनीतिक बुद्धि का, कि किस काम को कैसे करना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि उनको कुछ ऐसे सलाहकार मिले हुए हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का पूरा अवसान हो जाए, और वो जायज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से वरिष्ठ नेतृत्व का अपमान करके राहुल गांधी को हीरो बना के रखा जाता है, तो वे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, इस प्रकार की सलाह देता ही रहता है कि आप तो प्रभु यात्रा निकालो, आप ही असली गांधी हो। और वो इस प्रकार के काम करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने एक यात्रा निकाली, मालवा निमाड़ से प्रवेश किया उस यात्रा में मध्य प्रदेश में। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 43 सीटें उस क्षेत्र से मिली, जहां से उनका शुभ प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो जिस तरह से दलित, ओबीसी और आदिवासी को मंच से बुलाते हैं, केवल उन्हीं को, बाकायदा उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, तो क्या वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं? देखो, अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक नीति अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की है, डिवाइड एंड रूल। रूल तो उनके पास बचा नहीं, केवल डिवाइड करने के सपने अभी भी देख रहे हैं। लगातार देश में कैसे विभाजन, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब कोई उनसे पूछे कि भाई, इतने रहनुमा हो, इतने आप जो है उनके समर्थक हो, इतने आप दयावान हैं, तो 60-65 साल तक एससी गरीब क्यों रहा, एसटी गरीब क्यों रहा, अल्पसंख्यक वर्ग की हालत क्यों खराब रही? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आ सकती?
क्या इससे पहले उज्ज्वला जैसी योजना नहीं आ सकती थी? क्या इससे पहले आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं आ सकती थी? केवल लोगों को इमोशनली डराना और उनके वोट कबाड़ करना, ये सारा समाज अब समझ चुका है। ये बंटवारे की राजनीति, ये सेल्फी करना, ये फोटो खिंचाना, ये मीठी मीठी बातें करना, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने इतने साल तक? परिणाम भुगतना पड़ रहा है आज। वहीं एक सवाल और है कि जैसे कि दल बदल लगातार चल रहा है, कांग्रेस के तमाम सारे नेता, चाहे स्थानीय नेताओं की बात कर लें या प्रादेशिक नेताओं की बात कर लें, लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा एक और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो खुद ही कांग्रेस युक्त होती जा रही है। किस तरह की? जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है, उनको थोड़ा इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो तमाम समाजवादी मित्र, कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जनता पार्टी टूटने के बाद देखो, एक तो ये टर्मिनोलॉजी है राजनीति में टिकट को लेकर, इसको थोड़ा बदलना चाहिए। टिकट कभी भी कटता नहीं है, टिकट हमेशा मिलता है। योग्य कार्यकर्ता कौन, तमाम सर्वे होते हैं, तमाम अंदर की जानकारियां आती हैं, उसके आधार पर पार्टी फैसला लेती है। कौन हारा हुआ कौन जीता ये पैमाना नहीं होता। और ये चुनाव जो है ना, ये देश का चुनाव है, और देश का चुनाव है, और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी को सीधा जनता चुन रही है हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए प्रत्याशी का बहुत अधिक महत्व है। महत्व होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ध्यान में रख के सब लोग वोट करने वाले हैं। और 29 सीटें पूरी मध्य प्रदेश की, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, या पूरे मध्य, एक सीट अगर कमलनाथ जी बचा सकते हैं अपने बेटे की, तो मैं उनको चुनौती देता हूँ, वो भी नहीं बचेंगे। तो इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है भाजपा के प्रमुख? गरीब का कल्याण, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समरसता और नरेंद्र मोदी की गारंटी। एकमात्र व्यक्ति है साहब इस दुनिया में, अखंड विश्वास है लोगों को उनके ऊपर, और विश्वास पर वोट डलने वाला है। विश्वास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासतौर पर मोदी की गारंटी और राष्ट्र का स्वाभिमान इन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। अब देखना है भाजपा किस तरह से अपने आप को जो है जनता के बीच में प्रतिष्ठापित कर पाती है। और खास तौर पर देखना ये भी है कि कांग्रेस किस तरह से उसका लगातार विरोध करती चली आ रही है, और SC/ST वोटर्स और आदिवासी वोटर्स को लुभाने का जो काम जारी है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। हालांकि वो राजनीतिक यात्रा नहीं बताते हैं इसको, राहुल गांधी इसको, लेकिन बावजूद इसके भाजपा किस तरह से उन पर जो है उन पर काबू पाती है और इस चुनाव को 400 पार तक ले जाती है, जैसा कि भाजपा का कहना है। लगातार जो नारा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। संजय शर्मा, TV27 न्यूज, ग्वालियर। अब आपको लेकर चलते हैं जिला सहकारी ग्रामीण बैंक भगवानपुरा में, जहां पर किसानों को सम्मान निधि पाने के लिए परेशान है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। आज हम पहुंचे जिला सरकारी ग्रामीण बैंक भगवानपुरा, जहां पर किसानों को सम्मान निधि प्राप्त हुई है। उसी को लेकर तमाम किसान लोग यहां पे पहुंचे हुए बैंक में और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको सम्मान निधि मिले। इसके लिए हमारे साथ कई लोग किसान, पीछे कैमरामैन को दिखाऊंगा, कई किसानों को दिखाया जाए जो कई दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई गोंटिया से आया हुआ है, कोई सिरवल से आया हुआ है, कोई सामरपाट से आया हुआ है, क्योंकि टोटल बैंक यही लगती है जिला सरकारी ग्रामीण बैंक, जो किसानों के कई तमाम खाते यहीं पे है और इनको क्रॉप लोन भी यहीं से दिया जाता है। इन्हीं खातों से क्रॉप लोन 0% पर दिया जाता है इनको। और इन्हों से हम बात करेंगे कि आखिर जो मोदी जी ने जो 2000 रुपये दिए हैं, कैसा क्या महसूस कर रहे हो? भाई, प्रधानमंत्री ने 2000 तुमको दिए हैं, मिल गए? हाँ। कैसा महसूस करते हो? अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा बढ़िया। जैसा भगोरिया हाट भी आने वाला है, भगोरिया आप देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं राहत मिला है कि नहीं? मिल गया। काफ़ी राहत मिला है इनको 2000 रुपये प्राप्त करके। और भी हमारे साथ किसान मौजूद है। हाँ भाई, कहाँ से आए आप? बढ़िया। हाँ भाई, प्रधानमंत्री ने जो 2000 रुपये डाले, कैसा क्या महसूस करते हैं? ठीक है, काम आ रहा तो अच्छे। हाँ। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को, क्या कहना चाहोगे? कर बैठे तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बातें हो रही है। और भी हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे भाई क्या परेशानी क्या हो रही है सम्मान निधि पाने में? कहीं नहीं है रे, कहीं क्या महसूस कर रहे हो? परेशानी का आलन पैसा अच्छे का आलन नहीं है, उसका मतलब काफ़ी दूर दराज इलाके से आए हुए हैं
और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सब जो 29 तारीख को पेमेंट डाला हुआ है और अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि 700-800 लोग डेली आते हैं और अभी 150 में निपट। नहीं, लगभग आप रिकॉर्ड बता दूंगा मैं आपको। मेरे यहाँ 250 से 150 विड्रॉल, 200 लगभग विड्रॉल होते हैं। इसके अलावा अन्य वसूली की कार्रवाई वो काम भी हो रहा है और अच्छे से पेमेंट दिया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं खातों की तादाद अधिक होने से, किसानों की तादाद अधिक होने से परेशानी तो आ रही है, ये मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल्पित व्यवस्था करना चाहिए। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन विजय पाटिल के साथ तिलक मालवीय, TV24 भगवानपुरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बोटानिकल गार्डन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1667 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपने वाले 3 महीने बोटानिकल गार्डन पर्यटन के लिए फ्री रहने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान याचा पहिला फेरचं उद्घाटन आपण करत आहात। 4 महिन्यांनी यापेक्षाही उत्तम अशा सेकंड फेजची तयारी होत आहे। लहानपणी जेव्हा मी मुंबईत गेलो तेव्हा नेहरू प्लॅनेटोरियम बघितलं, पण मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो, या जिल्ह्याचा गरीब कुणीही असेल त्याला मुंबई जाणं शक्य नसेल तर त्याचा 10 पट उत्तम प्लॅनेटोरियम आपण इथे उभं करतोय। एखादा दुबई जाऊ सीएए को लेकर पूरे देश भर में राजनीति गर्म है और इसी कड़ी में सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सीएए क्या है। केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहेंगे तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से आए लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। वो हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहती हैं और उनके बच्चों को देना चाहती है। वो पाकिस्तानियों को हमारे सही घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा है उसका उपयोग हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग पाकिस्तानियों को बसाने के लिए किया जाएगा। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।